प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आपसे भारत में क्रांतिकारी विचारधारा और आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा और इसके दौरान हम भारत में जो क्रांतिकारिता का इतिहास है उसको जानने का प्रयास करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका जो योगदान रहा है, इसकी जो भूमिका रही है, इसकी भी चर्चा की जाएगी यहाँ। सबसे पहले तो संक्षेप में हम भारत में क्रांतिकारिता के इतिहास को समझने का प्रयास करें कि भारत में क्रांतिकारिता का इतिहास जो है इसकी शुरुआत 1900 ईस्वी से मानी जाती है। यद्यपि 1897 में ही पूना में जो प्लेग कमिश्नर रैंड और अयर्स्ट, ये दो बड़े ही बदनाम अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, और इनके द्वारा प्लेग की रोकथाम के लिए जो तरीके अपनाए गए थे उससे पुणे की जनता में रोष की भावना थी। पुणे की जनता जो थी, उनके जो तरीके थे प्लेग की रोकथाम के, इससे पुणे की जनता अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। और ऐसी ही स्थिति में चापेकर बंधुओं ने रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से 1900 ईस्वी से पहले भी इस तरह की घटनाएं भारत में घटी हैं, लेकिन एक आंदोलन के रूप में और संगठन का निर्माण करके जो भारत में क्रांतिकारिता का इतिहास है उसकी शुरुआत 1900 ईस्वी से मानी जाती है। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और क्यों हुई है, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होगा। सबसे पहले तो हम ये जानें कि 1885 से 1905 तक नरमपंथियों की जो नीतियां रही है, उनके द्वारा जो तौर तरीके अपनाए गए थे भारतीय जनता की मांगों को मनवाने के लिए, तो वो तरीके जो थे वो बिल्कुल ही फलदायी साबित नहीं हुए थे। आपने देखा कि नरमपंथियों का तरीका अनुनय विनय का तरीका था, प्रार्थना पत्र भेजने का तरीका था उनका, जिसको युवा वर्ग के लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी और कहा था कि साहब ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, और एक भीखमंगे को जो भीख की याचना करता है तो भीख देने वाला व्यक्ति जो है उसको बिल्कुल ही सम्मान की नज़रों से नहीं देखता है। तो इस तरह से युवा वर्ग के लोग जो थे अब इस तरह की नीति पर चलने को तैयार नहीं थे, और धीरे धीरे युवा वर्ग के लोगों में कांग्रेस की जो लोकप्रियता थी वो घटती जा रही थी। और युवा वर्ग के लोग जो थे तुरंत ही कुछ करना चाहते थे, देश की आज़ादी के लिए, है ना, वो तुरंत कुछ करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे। और इन्होंने जो तरीका अपनाया था वो तरीका था व्यक्तिगत वीरता का, बलिदान का तरीका। और इन्होंने निश्चय किया था कि वैसे अंग्रेज अधिकारियों की जो भारतीय राष्ट्रीयता पर प्रहार करते हैं और जो बिल्कुल ही भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं, भारत के राजनीतिक आंदोलनों के प्रति वैमनस्यता का रुख रखते हैं, वैसे अधिकारियों की हत्या करना, और उनकी हत्या से अंग्रेजी प्रशासन के लोगों में आतंक पैदा होगा। और एक ऐसा समय आएगा जब अंग्रेज जो हैं भारत छोड़ करके जाने को मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि नरमपंथियों की जो नीतियां थी, इसके चलते भारत में क्रांतिकारिता का उदय हुआ, क्रांतिकारिता की भावना का विकास हुआ। और दूसरी बात है कि कर्जन जो 1898 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, तो उनके शासनकाल की जो नीतियां हैं उसके चलते भी भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आपने देखा कि कर्जन जो थे घोर साम्राज्यवादी थे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनका जो नज़रिया था वो बढ़िया नहीं था, अच्छा नहीं था, और कांग्रेस को तो वो सीधे अपना दुश्मन ही मानते थे। उनकी सोच थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाली पार्टी है और ये अंग्रेज़ों की सीधे प्रतिद्वंदी है, इसलिए कांग्रेस के प्रति उनका रवैया जो था बिल्कुल ही असहानुभूतिपूर्ण था। भारत के लोगों की जो राष्ट्रीय मांगें थी उसके प्रति भी उनका रुख जो था बिल्कुल ही बेहतर नहीं था। इसके अलावा उनके शासन काल में कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे कि भारत के लोगों के नागरिक अधिकारों में कटौती की गई थी, उनके राजनीतिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया था। और सबसे बढ़कर तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया
तो आपने देखा भी बंगाल विभाजन वाले चैप्टर में हमने चर्चा भी की है, आपको बताया भी है हमने कि किस तरह से बंगालियों ने, जैसे ही बंगालियों को इस बात की खबर मिली कि बंगाल का विभाजन होने वाला है, बंगालियों ने इसका 1903 के दिसंबर से ही विरोध करना शुरू किया था और 1905 को जब बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा कर दी गई और तिथि को घोषित किया गया, तो आपने देखा कि बंगालियों ने बड़े ही जोरदार तरीके से बंगाल विभाजन का विरोध किया था। लेकिन करजन ने बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन था उसके प्रति उसका जो रवैया था, जो तौर तरीका था, और अंग्रेजी शासन प्रशासन के द्वारा भंग के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुए थे, जो बिल्कुल अहिंसक आंदोलन थे, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया था, वंदे मातरम के नारा लगाने वाले लोगों पर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको जेलों में बंद किया जा रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में इन युवाओं ने इस बात को महसूस किया कि राजनीतिक जो कार्यक्रम हैं, राजनीतिक जो तौर तरीके हैं, उनको ऐसे कठिन समय में अपनाया नहीं जा सकता है, और इसीलिए इन्होंने व्यक्तिगत वीरता और बलिदान का रास्ता ढूंढा और इस तरह से भारत में क्रांतिकारिता के आंदोलन का उदय और विकास हुआ। यहाँ एक चीज़ और भी गौर करने की है कि कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय जागृति की जो लहर आई वह अनेक धाराओं में बटी हुई थी। तो जो सबसे कमज़ोर धारा थी, जिसने विनयपूर्ण निवेदन का मार्ग अपनाया था, और दूसरी अपेक्षाकृत मजबूत धारा जिसने अहिंसक असहयोग का मार्ग चुना था। लेकिन नवयुवकों का एक वर्ग ऐसा था जिन्हें अहिंसक संघर्ष के सामर्थ्य में विश्वास नहीं था, वे तुरंत कुछ करना चाहते थे, वे हिंसा तथा आतंक द्वारा शासकों को भयभीत कर भारत से ब्रिटिश शासन को समूल नष्ट करना चाहते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन की यही धारा जो है, इसको क्रांतिकारी आंदोलन का नाम दिया गया है। 1900 ईस्वी में आप देखें कि सबसे पहले जो संगठनों का निर्माण होना शुरू हुआ, तो संगठनों का निर्माण जो है महाराष्ट्र में और बंगाल में लगभग एक ही समय में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर बंधुओं के द्वारा सबसे पहले तो एक मित्र मेला नामक संगठन का निर्माण किया गया और 1904 में उसी संगठन को अभिनव भारत का नाम दिया गया। और दूसरी ओर बंगाल में दो प्रमुख लोग हैं जिनको क्रांतिकारी आंदोलन के पुरोधा के रूप में याद किया जाता है, जिसमें एक हैं भूपेंद्र नाथ दत्त और दूसरे हैं बारिंद्र कुमार घोष। तो ये भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष जो हैं, कमाल की बात है कि दो बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के अनुज हैं, छोटे भाई हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त जो हैं ये विवेकानंद जी के अनुज थे और बारिंद्र कुमार घोष जो हैं ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे। और इन दोनों ने मिलकर के बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने का काम किया। इसी तरह से फिर महाराष्ट्र और बंगाल के अलावा आप देखें तो पंजाब में और मद्रास में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है और वहाँ के युवाओं ने भी व्यक्तिगत वीरता और बलिदान का रास्ता अपनाने का निश्चय किया और इन्होंने वैसे अधिकारियों को टारगेट किया जो भारतीय जनता के राजनीतिक अधिकारों के हनन करता थे, उनका हनन करना चाहते थे और लोगों को नागरिक अधिकारों को भी देना पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह आप देखें कि बंगाल में, मद्रास में, महाराष्ट्र में, पंजाब में फिर सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में वहाँ भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, वहाँ भी संगठनों का निर्माण हो रहा था। तो ये जो है आप देखें कि शुरुआती दिनों में ये आंदोलन जो है बंगाल में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, पंजाब में, दिल्ली और जो संयुक्त प्रांत का इलाका था वहाँ भी आंदोलन की शुरुआत हुई है। लेकिन ये जो आंदोलन है तो आप यहाँ ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का ये प्रथम चरण, इसको प्रथम चरण कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस चरण में आप देखें कि ये बिल्कुल शुरुआती दौर है और जो भी क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ हुई हैं तो इन कार्रवाइयों का इतना ही असर हुआ। एक बात तो आप बिल्कुल ही समझें कि कुछ एक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देने से देश को आज़ादी मिलने वाली नहीं थी। हाँ, इसका एक प्रभाव ये होता था कि एक तो था कि भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो भय की भावना थी, अंग्रेज़ों से भारतीयों
को जो भय महसूस होता था, तो वो भय जो था वो समाप्त हो रहा था। और दूसरी बात थी कि ये जो क्रांतिकारी थे और चूँकि ये बलिदानी भी थे, तो ऐसी स्थिति में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा के स्रोत बनते थे। तो इस तरह से इनकी जो भूमिका है वो इसी रूप में देखी जानी चाहिए। यह आंदोलन का प्रथम चरण था। एक चीज़ और यहाँ गौर करने की है कि क्रांतिकारी जो लेनिन की मशहूर पंक्ति है, क्रांतिकारी दर्शन के बिना क्रांति असंभव है। तो यहाँ और फिर सही समझ का, सही सोच का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि भारत के जो क्रांतिकारी थे उनका एक निश्चित दर्शन था। आप इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझें कि क्रांति का अभिप्राय बम और विस्फोट मात्र ही नहीं है, ऐसा भगत सिंह ने कहा भी है। और उन्होंने कहा कि आज की वस्तु स्थिति और समाज व्यवस्था को जो स्पष्ट रूप से अन्याय पर टिकी हुई है, उसको बदलने का प्रयास जो है वही क्रांति है। और भगत सिंह ने और भी इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रांति व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करने और हमारे राष्ट्र के लिए पूर्ण आत्मनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने का हेतु है, और क्रांति के हमारे विचार का अंतिम लक्ष्य यही है। इस तरह आपने देखा कि भारत का जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके पास एक निश्चित दर्शन था, और इसी दर्शन के आधार पर वो अपने आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास करता था। यहाँ एक चीज़ को और भी गौर करना है कि भारत में क्रांतिकारियों के द्वारा ही सबसे पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया था। ये आपने देखा कि पूर्ण स्वतंत्रता का नारा जो है 1929 में लाहौर कांग्रेस में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो लाहौर कांग्रेस हुआ था, वहीं पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन क्रांतिकारियों ने इससे काफ़ी पहले ही पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था, और न सिर्फ नारा देने का काम किया था, बल्कि अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से, है ना, उसने अपने इस नारे को महत्वपूर्ण भी बनाया था। और आपने देखा कि उनका लक्ष्य जो था वो भारत की स्वतंत्रता था, और भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वो किसी भी तरह के साधनों को अपनाने के लिए तैयार थे। तो इस तरह ये भारत के क्रांतिकारियों का दर्शन था। अब सबसे पहले तो हम यह जानें कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के विशेष कारण क्या कुछ थे। तो पहला तो यह है कि क्रांतिकारी विद्वान और चिंतनशील व्यक्ति थे, और ये पढ़े लिखे लोग थे, ये युवा वर्ग के लोग थे जिन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की थी, और देश दुनिया में जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे थे, या यूरोप के देशों में जो राजनीतिक विकास हुआ था, जिस तरह से यूरोप के देशों में लोगों को स्वतंत्रता, समानता और फिर अपने सरकार को चुनने की आज़ादी मिली थी, तो इन सब से इनका वास्ता था, इन सब से इनका परिचय था, और इनकी स्पष्ट सोच थी। चूँकि ये विश्व इतिहास को पढ़ चुके थे, इनका मानना ये था कि दुनिया में किसी भी देश को आज़ादी जो है केवल अनुनय बिना करने से, प्रार्थना करने से नहीं मिली है। और इस तरह इन्होंने ये तय किया कि साहब ये जो तरीका है अनुनय विनय का, प्रार्थना पत्र भेजने का तरीका जो है ये फलदायी नहीं है, और इसलिए इन्होंने व्यक्तिगत वीरता और बलिदान का रास्ता चुना था। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आप इस बात को भी गौर करें कि 1885 से 1905 तक कांग्रेस की जो नीतियाँ रही हैं, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न अधिवेशनों में सरकार के सामने जो मांगें रखी गई, उसमें साधारण से साधारण मांगों को भी अंग्रेजी सरकार ने मानने से मना किया, मानने से बिल्कुल ही इनकार किया। तो इस तरह से अब इनकी यह धारणा पुष्ट हो गई थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए रक्तिम क्रांति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। चूँकि अंग्रेजी सरकार जो है एक साम्राज्यवादी सरकार है, और जब तक इसके मन में भय नहीं पैदा होगा, जब तक इसके मन में भारतीयों का आतंक पैदा नहीं होगा, तब तक ये सरकार जो है जाने वाली सरकार नहीं है। इन युवाओं का यह भी सोच था कि ये सरकार जो है उसने भारत को बलपूर्वक अपने अधिकार में लिया है, तो भारतीयों को भी अपनी आज़ादी जो है बल से ही छीनना पड़ेगा। तीसरी बात है कि एक चीज़ और भी गौर करना है, जिसकी चर्चा हमने पहले की भी है आपसे, कि बंगाल विभाजन के दौरान जो बंगभंग विरोध में जो आंदोलन हुए, जो वैसे आंदोलन जो बिल्कुल ही अहिंसक थे, जिसमें हिंसा की कहीं कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वैसे आंदोलनों पर भी जिस तरह से आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरतम तरीके अपनाए गए,
और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वंदे मातरम के नारे को ही एक तरह से बिल्कुल अपराध घोषित कर दिया गया था। तो इससे भी युवा जो थे वो परेशान थे और इन लोगों को लगा कि साहब जो रास्ता है, जो तरीका है, वो गुप्त और हिंसक तरीका अपनाना पड़ेगा, चूँकि यद्यपि यह तरीका जो है वो काफ़ी कठिन तरीका है, ये रास्ता काफ़ी कठिन है, चूँकि खुलेआम आप संगठन का निर्माण नहीं कर सकते हैं और फिर गुप्त संगठनों का निर्माण करके हथियार इकट्ठा करना, फिर योजना बनाना और फिर उस योजना की कार्रवाई करना, जो बहुत आसान तरीका नहीं था, बहुत कठिन तरीका था। तो इस तरह आपने देखा कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है तो उसकी पृष्ठभूमि को आपने सबसे पहले जाना है, समझा है कि साहब ये नरमपंथियों की जो अनुनय विनय की नीति है और फिर पिछले 20 वर्षों में इनके द्वारा जो प्रयास किए गए और इनको जो विफलता मिली है, तो इससे भारत का युवा वर्ग जो है बिल्कुल ही असंतुष्ट है, दुखी है और कुछ नया करना चाहता है, कोई कुछ नया तरीका अपनाना चाहता है। और दूसरी बात है कि आपने देखा कि करजन के शासनकाल में जिस तरह से भारत के राष्ट्रीयता के गला घोटने का प्रयास किया गया था और जिस तरह से जनता के नागरिक अधिकारों को छीना गया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाना मुश्किल कर दिया गया, तो ऐसे माहौल में इन युवाओं के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और इन युवाओं ने व्यक्तिगत वीरता और बलिदान का रास्ता अपनाया। तो इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ गौर करने की है कि अलग अलग प्रांतों में जो क्रांतिकारी जो घटनाएं घटी हैं तो उन पर भी ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि भारत में क्रांतिकारिता का इतिहास जो है तो ये 1900 ईस्वी से शुरू हुआ, यह कहना भी बहुत सही नहीं होगा, चूँकि 1757 में जब सबसे पहले अंग्रेज़ों ने पलासी की लड़ाई को जीता था और बंगाल को अपने नियंत्रण में किया था, तो 1757 से लेकर के आप 1857 के बीच में, मतलब 100 वर्षों में ही लगभग 100 छोटे बड़े विद्रोह हुए थे और भारत में सशस्त्र विद्रोह की परंपरा रही थी और उस ज़माने में ऐसा होता भी था। फिर आपने देखा कि हमने 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ ज़बरदस्त विद्रोह किया था। सबसे पहले सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया और फिर उत्तर भारत के किसानों ने और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने जिस बहादुरी के साथ अपने सिपाहियों का साथ दिया, लेकिन हम अंततः अंग्रेज़ों से हरा दिए गए। अंग्रेज़ों की संगठित सेना के सामने हम उनका मुकाबला नहीं कर सके और फिर जिन तरीक़ों से अंग्रेज़ी सरकार ने इन विद्रोहों को दबाया, कहने का मतलब है कि भय आतंक का राज कायम किया गया और निर्दोष लोगों को भी दंडित किया गया, निर्दोष लोगों को भी फांसी पर चढ़ाया गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ही समुदायों के बीच घृणा, भय, आतंक का एक माहौल बन गया और आप जानते हैं कि भय, घृणा और आतंक जो है, भय, घृणा और आतंक को ही जन्म दे सकता है और इसी का परिणाम था कि आपको 1858 से लेकर के 1880 के बीच में कई बड़े आंदोलन हुए भारत में, जिनमें एक आंदोलन जो है वो वासुदेव बलवंत फड़के का आंदोलन था, दूसरा जो है वो बहावी आंदोलन है और तीसरा जो है गुरु राम सिंह के नेतृत्व में जो कूका आंदोलन था, जो सिखों का आंदोलन था। फिर एक चीज़ और भी गौर करें हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लगभग 10 वर्ष तक तो कोई बड़ी क्रांतिकारी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि 1897 में किस तरह से चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयरस्ट की हत्या की और इस तरह से भारत में क्रांतिकारिता का इतिहास शुरू हुआ। रहा सवाल बंगाल का, तो बंगाल के बारे में हमने पहले चर्चा की है। हमने बताया है कि बंगाल में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, इसकी शुरुआत जो है बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। इन्होंने प्रारंभिक काल में सबसे पहले 2 अखबारों को निकालना शुरू किया, जुगांतर और संध्या नामक ये 2 अखबार थे और इन अखबारों के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को फैलाना शुरू किया और भारत के युवा वर्ग को अपनी विचारधारा में शामिल करने के लिए उन्होंने प्रयास करने शुरू किए और फिर आगे चल कर के बंगाल में कई गुप्त समितियों की स्थापना हुई, जिसमें इन गुप्त समितियों में
एक समिति जो है एक्चुअली कलकत्ता और इसके आसपास 4 समितियों की स्थापना हुई थी। सबसे पहले तो मेदिनीपुर समिति है, इसके अलावा और भी कई समितियों की स्थापना हुई है। और ये समितियां जो थी ये क्रांतिकारियों के या अपने अपने गुटों के हिसाब से बनते थे या स्थानीयता का अभाव उसमें होता था। और फिर इन लोगों ने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। सबसे पहले तो आप समझे कि 2 तरह की घटनाओं को युवा क्रांतिकारी अंजाम देते थे। पहला था राजनीतिक डकैती। राजनीतिक डकैती का मतलब है कि जो क्रांतिकारी जो संगठन सब थे तो इनको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी और फिर हथियार भी इनको चाहिए थे। तो इन दोनों के लिए पैसा प्राप्त करना जरूरी था इनके लिए, और पैसा प्राप्त करना इनके लिए आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था क्योंकि ये खुल करके चंदा मांग नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने राजनीतिक डाका डाले और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को, कुछ कुख्यात अंग्रेज अधिकारियों को निशाना भी बनाया इन्होंने। सबसे पहले तो बंगाल के उप गवर्नर की गाड़ी में बम विस्फोट का प्रयास किया गया। इसके अलावा ढाका के जिला मजिस्ट्रेट को गोली मारी गई, यद्यपि वह बच गया। और फिर 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। और यह जो हत्या का प्रयास था इसमें बंगाल के क्रांतिकारियों का ही हाथ था, चूँकि किंग्सफोर्ड जो था वो मुजफ्फरपुर आने के पहले कलकत्ता का मजिस्ट्रेट रह चुका था। और उस दौरान उन्होंने स्वदेशी और बंगभंग आंदोलन के दौरान उन्होंने राष्ट्रवादियों को काफ़ी कड़ी सजाएं दी थी। इससे क्रांतिकारी जो थे उसको सबक सिखाना चाहते थे। और इसी प्रयोजन से बंगाल से 2 क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर पहुँचे, जिसमें एक जो है उनका नाम खुदीराम बोस है और दूसरे प्रफुल्ल चाकी। और इन 2 लोगों ने किंग्सफोर्ड को टारगेट किया, यद्यपि ये असफल रहे। असफल रहने का मतलब है कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी से पर 2 अंग्रेज महिलाएं सवार थी और इन्होंने बम फेंका और इसका परिणाम हुआ कि दोनों ही महिलाएं जो थी वो मारी गई। प्रफुल्ल चाकी का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ जिसमें वो मारे गए और खुदीराम बोस को बाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनको फांसी की सज़ा दी गई। फिर जैसे ही ये बम विस्फोट जो हुआ तो फिर अंग्रेजी सरकार ने इस पूरे के पूरे क्रांतिकारी षड्यंत्र और क्रांतिकारी साजिश का बिल्कुल गहनता से जांच करना शुरू किया। और तब अंग्रेजी सरकार पता चला कि मानिकतला में एक बम फैक्ट्री लगाई है क्रांतिकारियों ने। और फिर ये मानिकतला बम फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। वहाँ काफ़ी सामान मिले, काफ़ी क्रांतिकारी साहित्य और हथियार गोला बारूद भी मिले वहाँ। और अंततः बंगाल के 39 क्रांतिकारियों को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया, जिसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। और इस तरह से जो प्रथम चरण की जो क्रांतिकारिता है वो बंगाल में धीरे धीरे ख़त्म हुई। और बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो बंगाल से निकल करके जो बचे वो दूसरे प्रांतों में चले गए और वहाँ युवाओं को संगठित करना शुरू किया। इसके अलावा जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है तो महाराष्ट्र में आपने देखा कि अभिनव भारत नामक संस्था का निर्माण किया था सावरकर ने। और फिर बाद में 1909 में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर दोनों ने कुछ हथियार इंग्लैंड से भेजने के प्रयास किए, लेकिन इसी बीच में गणेश सावरकर को गिरफ्तार किया गया और वो योजना जो था वो सफल नहीं हो पाया। और गणेश सावरकर को काफ़ी कठोर सज़ा सुनाई गई। तो इस तरह आपने देखा कि महाराष्ट्र का जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो इस तरह से धीमा पड़ा है। इसके अलावा हम लोग चर्चा कर रहे थे मद्रास का, तो मद्रास में भी क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास जो है वो तब शुरू हुआ जब बिपिन चंद्र पाल का मद्रास का दौरा हुआ और उनके दौरे के दौरान सभाओं का आयोजन भी हुआ था। और उन सभा के आयोजकों पर जब मुकदमा चलाया गया तो इससे युवा वर्ग के लोग जो थे वो काफ़ी आक्रोशित हुए और इसका परिणाम हुआ कि तीनेवेली के जिला मजिस्ट्रेट की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो इस तरह से इन दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में भी क्रांतिकारिता का विकास हो रहा था। इसके अलावा पंजाब में सरदार अजीत सिंह
और सूफी अम्बा प्रसाद ने मिलकर के भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और ये लोग एक व्यापक क्रांति की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने 1909 में पंजाब लैंड एलियनेशन जो बिल था उसको पास किया और इसके द्वारा किसानों की जो प्रमुख मांगें थी वो मान ली गई। तो इस तरह से ये जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो समाप्त हुआ। फिर आप देखेंगे कि विदेशों में भी क्रांतिकारियों के द्वारा काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई और जिसके दौरान गदर पार्टी नामक संगठन को जन्म दिया गया अमेरिका में। तो भारत के युवा जो थे वो बड़ी संख्या में पढ़ाई के लिए जर्मनी और अन्य यूरोप के अन्य देशों में जा रहे थे, इंग्लैंड में जा रहे थे और इनके मन में क्रांतिकारिता की भावना थी और वो विदेशों में रह कर के भी भारत के बारे में सोच रहे थे और भारत के आज़ादी के लिए कुछ न कुछ गंभीरता से करने का प्रयास भी कर रहे थे। तो इस तरह आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध तक जो भारत का क्रांतिकारी आंदोलन है तो उसमें एक तो अमेरिका में जो गदर पार्टी है उसकी चर्चा होनी आवश्यक है। इसके अलावा कामागाटा मारू प्रकरण और फिर इस तरह से ये जो जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है थोड़ा सा ठहर गया, थोड़ा रुक गया और ये जो युवा क्रांतिकारी हैं इन्होंने गांधी के आंदोलन में गांधी का काफ़ी ज़ोरदार तरीके से साथ दिया। लेकिन फिर आप देखेंगे कि जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और जिस तरीके से आंदोलन को वापस लिया गया उससे भारत के युवा जो थे वो काफ़ी असंतुष्ट थे, काफ़ी दुखी थे और फिर उन्होंने अपने संगठनों को पुनर्जीवित करने का काम करना शुरू किया। और इसी क्रम में आपने देखा कि संयुक्त प्रांत और पंजाब के क्रांतिकारियों ने मिल करके सबसे पहले HRA और फिर HSRA जैसे संगठन को जन्म दिया और इस तरह से उन्होंने 1920 से 1930-32 के दौरान कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया और जिससे भारत में राष्ट्रीयता की भावना का काफ़ी हद तक विकास हुआ। तो अगले क्लास में हम लोग जो भारत विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन है और उसके बाद जो दूसरा चरण है जिसमें HRA और HSRA की स्थापना हुई है उसकी चर्चा करेंगे और फिर क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में और इसकी जो कमियां हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।